यहाँ कंडीशन दी है चरक ने कि देखो, अगर कफ मंद है तो सुखपूर्वक विरेचन होता है, अगर कफ अधिक है तो सुखपूर्वक वमन होता है। ये उस बात का भी जवाब है कि जब आप पंचकर्म कराते हो ना, तो पहला प्रोसीजर वमन क्यों होता है। हम जब क्रम की बात करते हैं तो पहले वमन कहते हैं, फिर विरेचन कहते हैं, है ना। तो उसका कारण यही है कि अगर आप वमन नहीं कराओगे पहले, तो आप विरेचन नहीं करा सकते हो, क्योंकि जब तक कफ बढ़ा रहेगा तब तक व्यक्ति को क्या हो जाएगा, जो भी मेडिसिन खिलाई है आपने मान लो विरेचन के लिए, तो पता चला उससे भी वमन हो जा रहा है उसको। बात समझ में आ रही है। तो मंद कफ सुखपूर्वक विरेचन के लिए जरूरी है, और जब कफ अधिक होता है तो सुखपूर्वक वमन होता है वहां पे। ये बात याद रखोगे इसी तरह। स्नेह पश्चात, मतलब पहले स्नेहन करा दिया आपने, कह रहे हैं उसके बाद स्वेदन कराते हैं, और कह रहे हैं स्निग्ध द्रव उष्ण अन्न इस तरह का अन्न खिलाते हैं, कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट चलिए। दूसरे दिन तिल उड़द दधी शीर आदि इनका सेवन कराते हैं, इससे कफ का उत्क्लेश हो जाता है, और उसके बाद वमन कराते हैं। तो हम ऐसे याद रखते हैं, लिखा है देखो यहाँ पे, कि स्नेहन के एक दिन बाद वमन कराया जाता है, और 3 दिन बाद विरेचन कराया जाता है। इसको ऐसे ही याद रखना, इसका इंटरप्रिटेशन लोग अलग करते हैं, लेकिन आंसर आपको ऐसे ही लगाना है कि एक दिन बाद वमन और 3 दिन बाद विरेचन स्नेहन के। ठीक है, आगे चलिए। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ पेय लिखी हुई है ना, जो शीघ्र स्नेहन कराने वाली होती है। तो कौन कौन सी पेय है। एक पेय का नाम है पंच प्राशर्त की पेय। जनरली इसमें द्रव्य नहीं पूछता, इनमें पूछता है किस काम में यूज होती है। ठीक है, तो आप देख लोगे पंच प्राशर्त की पेय। तो यहाँ 5 द्रव्य हैं, घी तेल वसा मज्जा, चारों स्नेह, और साथ में तंडुल यानी चावल। प्रत्येक की मात्रा कह रहे हैं 1 प्रसरत होती है, और इसको यूज करते हैं सद्य स्नेहन के लिए। ठीक है, तो 5 चीजें हैं, तो पंच प्राशर्त की पेय, प्रत्येक 1 प्रसरत। यही एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि किस आचार्य ने 7 सद्या स्नेहन का उल्लेख किया, यानी 7 ऐसी कल्पनाएं की जिनसे तुरंत ही स्नेहन हो जाता है। तो अष्टांग हृदय ने दी है। ठीक है, याद रखना, बिल्कुल संग्रह में नहीं है। यही देख पा रहे हो, चक्रपाणि ने रोग के अनुसार कहा कि आप स्नेह को सिद्ध कर लो इन द्रव्यों से, तब देना है। जैसे कुष्ठ के अंदर कहा पिप्पली आदि द्रव्यों से किया हुआ स्नेह, शोथ के अंदर हरित की आदि द्रव्यों से किया हुआ स्नेह, और प्रमेह के अंदर त्रिफला आदि द्रव्यों से किया हुआ स्नेह। इजी है वैसे। देखो, प्रमेह के अंदर त्रिफला यूज किया जाता है। आप इवन आगे चल के पढ़ोगे भी कि फल त्रिकादि क्वाथिक योग है जो प्रमेय में हम लोग देता है। ठीक है, वहां से भी याद रख सकते हो। तो त्रिफला से सिद्ध किया हुआ स्नेह प्रमेय के अंदर देना है। बाकी कुष्ठ के अंदर पिपली सिद्ध, और शोथ के अंदर हरित के सिद्ध। याद रख लोगे इसको भी। अगला, बदर और त्रिफला सिद्ध स्नेह का प्रयोग कह रहे हैं योनि व्यापक में करते हैं, शुक्र दोषों में करते हैं। तो योनि और शुक्र रोगों में बदर और त्रिफला सिद्ध स्नेह का प्रयोग चरक ने बताया। बदर यानी बेर, और त्रिफला इनसे सिद्ध किए हुए स्नेह का प्रयोग। सर यहाँ पे जो है पेया लिखी नहीं है सारी, मैं देख रहा हूँ। तो हम लोग वहां पढ़ेंगे पेया ना, जब पंचकर्म पढ़ेंगे, यानी इवनिंग बैच के अंदर 5 PM वाले में, जल्दी वहां देखेंगे जिसको देखना हो, अदरवाइज तो बाद में मिलेगा आपको देखने को। नेक्स्ट चलेंगे। अगला पॉइंट लिखा है कि लवण का क्यों प्रयोग कराते हैं स्नेह के साथ। तो कल बात की थी हम लोगों ने कि शीघ्र स्नेहन करने वाला हो जाता है वो स्नेह जिसमें लवण मिला दिया जाता है। बाकी गुण आप देख पा रहे हो कि अभिसंधि होता है लवण जो है, आरूक्ष है, सूक्ष्म उष्ण है, व्यवाही है, तो ये सारे गुण होते हैं उसके अंदर। इस वजह से शीघ्र स्नेहन करने वाला है। मेन बात तो यही है कि शीघ्र स्नेहन कराता है, इसको ध्यान रखना। अत्रि जी आत्रेय के पिता थे, तो अत्रि सुत इनका पर्याय देखा था आपने कि इनका नाम है इनका। और चंद्रभागा आत्रेय की माता का नाम है। तो इस चैप्टर में अगर आप बुक देख रहे होगे तो लास्ट श्लोक है चैप्टर का, बिल्कुल, तो वहां पर लिखा हुआ है ये 13 नंबर चैप्टर के लास्ट श्लोक के अंदर। ठीक है, यहीं पर एक और पॉइंट लिख लो। लिखो चरक संहिता, चरक संहिता। तो अध्याय जो है ना इसके, तत्र श्लोक, इनके हर चैप्टर के एंड में लास्ट श्लोक जो है वो लिखा आता है वहां पे, तत्र श्लोका इसके साथ खत्म होता है। तो ये सवाल आ चुका है किस संहिता के प्रत्येक अध्याय के अंत में ऐसे तत्र श्लोक ऐसा शब्द मिलता है। तो याद रखो चरक संहिता तत्र श्लोका, आप देख लेना कोई भी चैप्टर उठा के लास्ट श्लोक के अंदर ही मिलेगा आपको शब्द तत्र श्लोका, कि इस अध्याय में मैंने ये बताया ऐसा करके। तत्र श्लोका, क्लियर। आगे चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है बेटा चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है स्वेद अध्याय। इसने अध्याय आपने देख लिया, अब है स्वेद अध्याय। तो स्वेदन कहाँ कराएंगे, वात कफज रोगों में कराएंगे, समझ आ रहा होगा। धूमपान आपको मैंने पढ़ाया था रिम्पी, तो धूमपान किन रोगों में कराते हैं। सर कफज। और कोई।
बात तो कुछ वात कफज रोगों में बात कराते हैं का बेटा। कुछ सिंपल सा लॉजिक है, हाँ ठीक है देवजिंदर। सिंपल सा लॉजिक है कि उष्ण चिकित्साएं जो होती हैं वात और कफ दोष के अगेंस्ट काम करती हैं, ठीक है। धूमपान में भी, क्योंकि धूमपान है वो तो अगेन वहाँ अग्नि का यूज है, ठीक है ना। तो वात कफज रोगों में कराते हैं। और ये सवाल का जवाब ना आना बेटा गलत बात है, क्योंकि आपका टेस्ट है बिल्कुल 1 to 10 चैप्टर्स का। तैयारी पूरी अच्छी होनी चाहिए थी, उस लेवल पे होनी चाहिए थी कि छोटी चीज तो छोड़ो, अगर मैं कोई डीप, कोई फाइन डिटेल भी पूछूं तो वो भी याद होनी चाहिए। टेस्ट है आप लोगों का, पता है ना, सब लोगों को रजिस्टर कर लिया मैंने, कोई रह गया हो तो अपनी आईडी मुझे भेज देना, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। कल मैंने सब लोग कर दिए थे, और आज भी मैंने कुछ लोगों को किया है ऑन। कोई रह गया है तो अभी भेज देना मुझे अपना ईमेल आईडी, ठीक है। आगे देखोगे तो स्वेदन खैर बात कफज रोगों में यूज कराते हैं। स्वेदन का लाभ क्या है, कह रहे हैं स्नेह करा के स्वेदन का क्या लाभ है। तो पहले स्नेहन कराया जाता है, ठीक। तो क्या होता है, स्वेदने अवजिते अनिले, पहला तो ये देखोगे कि वायु को जीत लिया जाता है। पुरीश मूत्र रेतासी ना सज्जंती कथनंचा, ये सवाल आ चुका है कि मूत्र पुरीश रेतस रुकते नहीं है, इनकी गति में कोई रुकावट नहीं होती है, ठीक है। मतलब आसानी से मल मूत्र रेतस, इनका त्याग होता है, ये याद रखेंगे आप। तो ये स्नेहन पूर्वक स्वेदन का लाभ है। ये कंपेयर किया गया है, कह रहे हैं शुष्कान्य अपि ही काष्ठानि स्नेह स्वेद उत्पादने नम्यंति यथा न्यायम की पुनर्जीवितो नशन। कहने का मतलब ये है कि शुष्क लकड़ी जो होती है, जैसे बांस की लकड़ी, उसको जब स्नेहन कराते हैं हम लोग, उसके बाद स्वेदन कराते हैं, तो उसको भी मोड़ सकते हैं, वो टूटती नहीं है। जब स्नेहन करा के उसको गर्म किया जाता है ना, स्वेदन कराते हैं, तो उसको मोड़ के, वो देखा होगा, बहुत सारे घर के सामान बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं वो लोग लकड़ी से, उसको मोड़ देते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं इसी तरह कि अगर आप शरीर में भी स्नेहन स्वेदन कराओगे तो उसको भी आप जैसी शेप चाहो, जैसा तो वो दे सकते हो, ठीक है। तो मेनली जैसे इस तरह की कंडीशन है कि स्कॉलियोसिस है, काइफोसिस है, तो वहां पे सोच सकते हो कि आप दोबारा से ट्रैक्शन यूज करके शेप चेंज कर सकते हो, है ना। आगे चलेंगे। वात कफज रोगों में स्निग्ध और रूक्ष स्वेद कराना है, समझ आ रहा होगा, वात के लिए स्निग्ध हो गया, कफ के लिए रूक्ष हो गया। वातिक रोगों में स्निग्ध स्वेद कराएंगे और कफज रोगों के अंदर रूक्ष स्वेद कराएंगे। और कंडीशन बता रहे हैं कि आमाशयगत वात होगा, तो आमाशय कफ का स्थान है, ठीक है। तो एक रूल होता है सिंपल सा कि पहले हम लोग स्थानगत दोष की चिकित्सा करते हैं, ठीक है। तो आमाशय कफ का स्थान है, तो पहले क्या करेंगे, रूक्ष स्वेद कराएंगे कफ के लिए। उसके बाद क्योंकि वहां वात गया है, तो उसके लिए फिर हम स्निग्ध स्वेद कराएंगे। ये भी सिद्धांत है, लिख लो यहीं पे चाहो तो, कि प्रथमता स्थानगत दोष की चिकित्सा करते हैं, यानी जो स्थान है जिस दोष का, पहले उसकी चिकित्सा करते हैं, फिर जो दोष आया वहां पे उसकी चिकित्सा करते हैं। तो आमाशयगत वात पहले रूक्ष, उसके बाद स्निग्ध स्वेद। पक्वाशयगत वात की बात करें तो समझ आ रहा होगा कि यहाँ पहले स्निग्ध स्वेद होगा, क्योंकि पक्वाशय वात का स्थान है, उसके बाद रूक्ष स्वेद। लिखने से रह गया, लिख लेना, तथा रूक्ष स्वेद, ऐसा लिख लो। आगे चलिए। वृषण हृदय दृष्टि, इन पर कह रहे हैं मृदु स्वेद कराना चाहिए। देखो रियलिटी तो ये है कि मना ही किया है इन्होंने, तीन अंगों पे स्वेदन कराते नहीं है, ठीक है। लेकिन कहा है कि अगर फिर भी कराना, बिल्कुल सर मस्ट है। यहाँ पकवाशय का तो वात है या कफ है? पक्वाशयगत वात के लिए, माफ करें, सही कह रहे हो, पक्वाशयगत कफ होगा बेटा, सही कह रहे हो, माफ करेंगे, पक्वाशयगत सर कफ होगा, करेक्ट कह रहे हो आप। पक्वाशयगत कफ है, ठीक कह रहे हैं, है ना, बात समझ गया ना, क्योंकि पहले हमने कहा कि स्निग्ध स्वेद कराना है फिर रूक्ष स्वेद कराना है, तो दोष को देख लोगे समझ में आ जाएगा। हाँ पक्वाशयगत कफ होगा बेटा, ठीक कर लेना इसको। आगे चलिए। तो वृषण हृदय दृष्टि, इन पर मृदु स्वेद कराना है या स्वेदन कराना ही नहीं है। देखो हृदय जो होता है स्वेदन नहीं कराना वहां, ठीक है। इसी तरह वृषण पे, इसी तरह दृष्टि नेत्रों पे भी स्वेदन मना किया गया है। आप देखते भी होगे मना किया जाता है कि सिर से गर्म पानी से नहाओ मत, है ना, वो अच्छा नहीं होता। फिर देख रहे हैं वंक्षण पे, इंग्वाइनल रीजन, वहां मध्यम स्वेद है। अब याद रखना, लोग यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं वृषण में और वंक्षण में। तो वृषण पे तो मना है या मृदु स्वेद है, और वंक्षण पे मध्यम स्वेद है। जनरली यहाँ सवाल करता है वंक्षण के ऊपर, ठीक, लोग इसमें भी ना कहने लगता है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त अंगों पर कह रहे हैं आवश्यकता के अनुसार स्वेदन कराया जाता है। सम्यक स्वेदन के लक्षण, सबसे मेन ये पहले जो शब्द हैं इनको देख लोगे। शीत शूल उपरम, यानी ना तो शीत लगती है, ठंड लगती है, और ना ही शूल होता है, तो दोनों को नष्ट करने वाला है सम्यक स्वेदन। शीत शुलभ्य उपरम है। स्तंभ गौरव निग्रह की स्तंभता जो है, गौरव जो है शरीर में भारीपन, वो सब चला जाता है, शरीर में मृदुता आ जाती है। तो देख लेंगे, पहले वर्ड जरूरी है शीत और शूल का, चले जाना। स्वेदन का अति योग, ये क्वेश्चन तो 2 साल पहले पूछा गया एग्जाम के अंदर, कि क्या ये किसका लक्षण है, मूर्छा शरीर सदनम त्रषा, ऐसा करके पूछा था कि मूर्छा हो जाती है
है ना, तृष्णा लगती है, मेनली ये बातें जो है देख लेना। बाकी दाह, स्वेद, अंग दौर्बल्य, अति सुन्न से लक्षणम। तो ये क्या है, स्वेदन का अति योग, अधिक स्वेदन करा दिया तो व्यक्ति बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, तृष्णा लग रही है। चिकित्सा की बात कर लेते हैं। तो कह रहे हैं स्वेदन के अति योग में वो चिकित्सा कराओगे जो ग्रीष्म ऋतु में कराते हो, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा गर्मी होती है, तो वैसी चिकित्सा करानी है। मधुर, स्निग्ध, शीतल क्रियाएं, तो आजकल आप क्या कर रहे हो लाइफ स्टाइल अपना, तो वही फॉलो करना है। मधुर, स्निग्ध और शीतल क्रियाएं करनी है। यहाँ देख पा रहे हो वाग्भट ने तो स्तंभन योग्य कह दिया, इवन चरक ने भी कहा है, आगे चल के मैं दिखा दूंगा आपको। तो चाहो तो चरक भी लिख सकते हो कि चरक वाग्भट दोनों ने इसको स्तंभन योग्य पुरुषों में रखा है, चरक भी लिख लो यहाँ। चरक वाग्भट ने स्तंभन योग्य कहा है इसको, अति स्वेदन को। नेक्स्ट है स्वेदन किन लोगों को नहीं कराना है। ठीक है, तो कुछ कंडीशन खासकर फोकस करना, जैसे मैं बता देता हूँ। एक यहाँ लिखा है बेटा रक्तपित, एक मधुमेह, स्थूल देख रहे हो, कामला, आढ़्य रोग, तिमिर देख लो। ठीक है, इनको ध्यान से देख लेंगे, बाकी पढ़ लेते हैं एक बार। कषाय और मद्य का सेवन करने वाले जो लोग हैं नित्य, है ना, वो कषाय कल्पनाएं लेते हैं, यानी ज्यादा शीत रस लेने की आदत है उनको, या फिर मद्य का लगातार प्रयोग करते हैं। ठीक है, रक्तपित्त के रोगी, मधुमेह के रोगी, विदग्ध भ्रष्ट भ्रगना नाम, स्थूल, पैत्तिक मेह वाले, कामला, आढ़्य रोगी, दौर्बल्य और तिमिर से ग्रस्त जो है। रीजन क्या है सब में, तो या तो रीजन ये है कि पहले से ही शरीर के अंदर रक्त या पित्त बढ़ा हुआ है, तो स्वेदन नहीं कराना, या फिर कारण ये है कि उनको पता नहीं चलेगा और उनका लॉस हो जाएगा। जैसे यहाँ देखोगे मधुमेह है, तो मधुमेह के लोगों में भी ना ये चीज मिलती है कि नंबनेस मिलती है कई बार, तो उनको पता नहीं चलता है कि अधिक स्वेदन हो गया है ना, जल जाए। ऐसे ही कुष्ठ के रोगियों में भी होता है। कामला पहले से ही पित्त वाली कंडीशन है, रक्त पित्त ऑलरेडी पित्त की कंडीशन है, स्थूल लोग, तो इसमें क्या है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि ज्यादा वसा जहाँ होता है ना, फैट ज्यादा होता है, तो वहां भी हम लोग बचते हैं स्वेदन कराने से। जैसे एक उदाहरण लिख लो यहाँ पे, लिखो लिखो स्तन रोगों में, स्तन रोगों में स्वेदन नहीं कराता है। ठीक है, अगेन वही फैटी टिश्यू है इस वजह से, तो स्तन रोगों में स्वेदन नहीं कराता है। इन जनरल ना ही लगाना आपको आंसर वहां। बाकी आढ़्य रोग, अगेन आप जानते हो रक्तपित्त को भी कहते हैं हम लोग, फिर हमने देखा कि मेद आवृतवाद। ठीक है, जो लोग जानते होंगे वो जानते होंगे मेद आवृतवाद, उससे भी रिलेट करते हैं। और तिमिर रोग, इन सब में मना किया गया है। अष्टांग हृदय ने तो महिलाओं की कंडीशन जो भी होती है कि गर्भिणी है, चाहे पुष्पिता है, चाहे सूता है, तो उन सब में भी मना किया है। ये पूछा नहीं जाता, छोड़ोगे आप। नेक्स्ट है स्वेदन के योग्य, ये भी काफी जरूरी पॉइंट है बेटा। स्वेदन किसको कराना है, तो मूत्राघात और मूत्रग्रज, यानी वो कंडीशन जहाँ पे यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा है, तो वहां पे स्वेदन कराना है। मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, ये शुद्धि वालों के वीडियोस बीच में बड़े वायरल हो रहे थे कि ये लोगों को टब के अंदर लेटा दिया करता है ना, कि ये किडनी फेलियर का पेशेंट है, तो वो ट्रीटमेंट चल रहा है और वो बता भी रहे हैं कि हम काफी ठीक है, तो सिंपल सा चीज है, ये उष्ण पानी है उसके अंदर लेटा रखा है मरीजों को। तो हमारे यहाँ बताया गया है कि मूत्राघात और मूत्रग्रज के अंदर क्या कराना है, स्वेदन कराना है। क्लियर, तो याद रखोगे। और ये शायद मैंने बता दिया होगा आपको कि ओलिग्यूरिया और एनयूरिया कब कहते हैं, बता देगा कोई मुझे, ओलिग्यूरिया कब कहोगे, यूरिन आउटपुट लेस देन, 400 400 ठीक ml। है, तो लिख लेंगे लेस देन 400 ml पर डे यूरिन आउटपुट होता है, तो उसको बोलते हैं ओलिग्यूरिया। और एनयूरिया कब कहते हैं, यूरिन आउटपुट लेस देन, 100 ml। ठीक है, तो 100 ml से कम यूरिन आउटपुट होगा तो उसको बोलते हैं एन्यूरिया, और 400 ml से कम होगा तो उसको बोलते हैं ओलिग्यूरिया। नेक्स्ट आ जाओगे, पिंड स्वेद की बात आई है। बुक्स अगर देख रहे होगे तो आपकी बुक्स के अंदर है बेटा ये श्लोक नंबर 25, 26, 27। ठीक है, तो पिंड स्वेद के कुछ द्रव्य बता रखे हैं कि पिंड स्वेद कराना है, कि द्रव्यों से पिंड बनाना है और उससे स्वेदन कराना है। तो एक इन्होंने पहला जो लाइन दी है 25 नंबर श्लोक की, वहां लिखा है तिल माश आदि द्रव्य करके हैं, तो हम पहला द्रव्य पकड़ लेते हैं कि तिल आदि द्रव्यों से जो आपको पिंड बना के स्वेदन करना है, वो करना है वातिक विकारों में। ठीक है, फिर सेकंड जो श्लोक है 26 नंबर, वहां है गो, खर, उष्ट्र, वराह आदि जानवर हैं, उनकी विष्ठा को कह रहे हैं कि इससे स्वेदन कराना है कफज विकारों के अंदर। तो समझ आना चाहिए, तिल क्योंकि स्नेह वाला होता है ना, तो वात विकारों में काम आएगा। क्लियर है। इसी तरह गाय की, खर की, कह रहे हैं गधे की विष्ठा जो है, तो विष्ठा या मल जो है वो तो रूक्ष भाग होगा, तो वो कफज विकारों में यूज आएगा। समझ आ रहा है, तो लॉजिकल है, रटने की जरूरत नहीं है, देख लोगे एक बार। नेक्स्ट आता है नाड़ी स्वेद। ठीक है, नली से स्वेदन जो कराता है, तो वहां कह रहे हैं कि मांस के साथ स्वेदन जो कराना है वो कराना है वातिक विकारों में।
ग्राम्य, अनूप आदि मांस जो है इससे वातिक विकारों में। फिर वरुण, अमृता आदि द्रव्यों के साथ कफज विकारों में। आप तो वरुण याद रखो, ठीक है। आपने देखा होगा कि वरुण आदि को आदि का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे कोई अगर ग्रोथ वगैरह उसको कट करने के लिए भी, कम करने के लिए, जैसे अश्मरी में भी यूज करते हैं, तो वहां से भी रिलेट कर सकते हो, चीजों को काटता है कि कफ को काट के निकाल देगा, ऐसा। फिर है भूतिक आदि द्रव्यों के साथ वात कफज विकारों में। भूतिक, वात कफज। तो भूतिक के नाम में भी अगर देखो आप, बा से स्टार्ट होता है भूतिक और के पे फिनिश होता है, उस तरह भी याद कर सकते हो कि वात कफज विकारों में। अगर भूतिक को देखो, इंग्लिश में लिखो तो वी से स्टार्ट करोगे, बी से, और के पे फिनिश करोगे भूतिक पे, है ना। तो वात कफज विकारों के अंदर याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है उपनाह स्वेद। तो उपनाह स्वेद के लिए कह रहे हैं कि अगर रात्रि में आपने बांधा है, जैसे कहीं आप लोकली इसको यूज करते हो, बांधते हो, तो कह रहे हैं रात्रि में बांधा है तो दिन में खोल दो, और दिन में बांधा है तो रात्रि में खोल दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो लगातार बंधे रहने से दाह उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, इस चैप्टर में कुल 13 साग्नि स्वेद का उल्लेख है। तो जो स्वेदन जिनमें अग्नि का इस्तेमाल किया जा रहा है वो 13 स्वेदन है। इसी तरह निराग्नि स्वेद भी होते हैं, उनकी संख्या 10 है। उदाहरण अगर मैं बात करूं निराग्नि स्वेद की, तो जैसे आपने अगर ब्लैंकेट ओढ़ लो मान लो इस मौसम के अंदर, तो स्वेटिंग होने लगेगी, वहां अग्नि का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं जहां अग्नि यूज नहीं कर रहे लेकिन स्वेटिंग हो रही है, तो उनको बोला जाता है निराग्नि स्वेद। तो साग्नि स्वेद 13 है और निराग्नि स्वेद 10 है। आगे चलेंगे। फिर एक आया संकर स्वेद। संकर का मतलब होता है वैसे द्रव्य मिला के इस्तेमाल करना। ठीक है, तो संकर स्वेद, इसमें पिंड स्वेद के 3 वर्ग बताए गए हैं। श्लोक नंबर 41 है आपकी बुक्स के अंदर। तो संकर स्वेद बताया है मिक्स्ड फॉर्मेंटेशन यानी कि। तो कह रहे हैं इसमें 3 अलग अलग वर्ग हैं स्वेदन द्रव्यों के। कुछ ऐसे हैं जो वात दोष के अगेंस्ट काम करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो कफ के अगेंस्ट काम करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो वात और कफ दोनों के अगेंस्ट काम करेंगे। ठीक है, तो आप याद रखना कि पिंड स्वेद के 3 वर्ग बताए गए हैं। ठीक है, यही लिखा है पिंड स्वेद के आसन कितने होते हैं, तो 7 आसन होते हैं पिंड स्वेद के। 7 आसन क्या होते हैं कि व्यक्ति को किस किस पोस्चर में आप रख के उसका स्वेदन कराते हो, है ना। कि राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल, बैठा के, लेटा के, इस तरह करके 7 पोस्चर हैं अलग अलग। आप तो नंबर याद रखोगे कि पिंड स्वेद के 7 आसन बताए गए हैं। आगे देखें, नाड़ी स्वेद में। तो नाड़ी स्वेद की बात कर रहे हैं दोबारा से, कि आकृति कैसी होती है इसकी। तो हस्ती की सूंड के समान। हस्ती यानी गज, तो हाथी की सूंड जैसे होती है, तो उस तरह की कह रहे हैं शेप होती है जो नाड़ी हमारी होती है। लंबाई कितनी है, तो कह रहे हैं व्याम दीर्घया, व्याम अर्ध दीर्घया वा। तो आधा व्याम या एक व्याम उसकी लंबाई है। तो एक व्याम बता रहे हैं कितना बड़ा होता है, 3.5 हाथ के बराबर होता है। अगर आपको नहीं पता है तो यहीं लिख लो साइड में, एक हाथ लिख लो, एक हाथ बराबर, बोलो कितने अंगुल। 24 अंक। ठीक है, 24 24 अंगुल। ठीक है, और ये दूरी कहाँ से कहाँ तक की होती है, तो कुर पर यानी कोहनी से लेके, एल्बो से लेके कहाँ तक, मध्यम मिडिल अंगुली फिंगर। तक, मिडिल फिंगर तक। तो लिख लेंगे कि एल्बो से मिडिल फिंगर तक की दूरी जो है ये होती है एक हाथ बराबर 24 अंगुल। यही लिख लोगे एक अरतनी। अरतनी, ये शब्द मिलेगा आपको आगे चल के, एक अरतनी। तो अरतनी होती है बेटा 22 अंगुल की, 22। तो ये कहाँ तक होती है, कनिष्ठिका जो आपकी उंगली है, कोहनी से लेके मतलब एल्बो से लेके कनिष्ठिका उंगली तक की दूरी, ये होती है 22 अंगुल की। ठीक है, तो हम खैर बात कर रहे हैं नाड़ी स्वेद की। तो नाड़ी स्वेद देखोगे तो इसकी आकृति जो है नाड़ी की वो होती है हाथी की सूंड के समान। ठीक है, और लंबाई लिखिए व्याम दीर्घया, अर्ध व्याम दीर्घया, एक या आधा व्याम। एक व्याम 3.5 हाथ के बराबर होता है, मैंने आपको बता दिया एक हाथ कितना होता है, तो 24 अंगुल के बराबर होता है। ये 2 या 3 स्थानों पर मुड़ी हुई होती है। मोड़ने का कॉन्सेप्ट ये है कि वो एकदम से जो वाष्प आ रही है प्रेशर के साथ, वो प्रेशर कम होता चला जाए टकराने से बार बार जब मोड़ आएंगे उसमें। ठीक है, तो उतनी ज्यादा हीट नहीं रहती है फिर बाद में फाइनली। तो 2 या 3 स्थानों पर मुड़ी होती है। और अगर आपको लगता है कहीं जो नाड़ी इस्तेमाल की है उसमें छिद्र हो रहा है, तो उसको बंद करने के लिए एरंड के पत्तों से उसको बंद किया जाता है, क्योंकि एरंड पत्र जो होते हैं ये भी वातनाशक होते हैं। क्लियर। सुश्रुत की अगर बात करें, उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि हाथी के सूंड के समान होती है, लेकिन 2 ऑप्शन नहीं दिए। जैसे हमने देखा कि व्याम या अर्धव्याम होती है लंबाई, इन्होंने लिख दिया अर्धव्याम होती है। इसी तरह चरक ने लिखा 2 या 3 स्थानों पर मुड़ी होती है, इन्होंने लिखा 3 स्थानों पर मुड़ी होती है, त्रिवक्रा। तो इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, सिंगल सिंगल आंसर दिया। और द्रव्य बता रहे हैं कि कैलिंजी इसकी बनी होती है, वो नाड़ी जो होती है कैलिंजी की बनी हुई, देख लेना। नेक्स्ट एक बेटा होता है अवगाहन स्वेदन का एक टाइप है, जो हम बात कर रहे थे अभी, कि जिन लोगों को यूरिन से रिलेटेड समस्याएं होती हैं तो वो जो कराते हैं
शुद्धि वाले, तो अवगाहन कराते हैं कि पानी के टब के अंदर लेटा देते हैं, ठीक है। तो वो अवगाहन भाव प्रकाश ने उल्लेख किया, कह रहे हैं कि 4 मुहूर्त तक कराना चाहिए अवगाहन। 4 मुहूर्त तक टाइम बता रहे हैं, तो अच्छा खासा समय है, ऐसा नहीं कि बैठे उठ गए, 15-20 मिनट लोग बैठते हैं उठ जाते हैं। 4 मुहूर्त तक का टाइम बता रखा है। एक मुहूर्त कितने टाइम का होता है? 48 मिनट। ठीक है, 48 मिनट। तो लगभग 48 मिनट्स का होता है। सोचो 4 मुहूर्त बता रखा है तो कितना लंबा टाइम हो गया। लगता है कोई पेशेंट करता होगा इतने टाइम? सेट से बात बताओ तो पेशेंट को बैठना मुश्किल हो जाता है, कह देते हैं ना 20-25 मिनट बैठना है, तो कहते हैं अरे कौन बैठेगा डॉक्टर साहब। तो हमारे यहाँ इतना टाइम बताया हुआ है। कितना पानी भरना है, कह रहे हैं नाभि के 6 अंगुल ऊपर तक पानी भरना है, नाभि के 6 अंगुल ऊपर तक। याद रखोगे तो 4 मुहूर्त और नाभि के 6 अंगुल ऊपर तक। नेक्स्ट आता है बेटा जेनताक स्वेद। इस चैप्टर की सबसे जरूरी चीज शायद यही है, जेनताक स्वेद। तो ध्यान से देखोगे, ये 2 लाइनें आप देखो ही मत, काम की नहीं है आपके लिए। अगले लाइन से यहां से देखो आप। कह रहे हैं कि पश्चिम दक्षिण दिशा में जलाशय से 7-8 रत्नी छोड़कर कुटी बनाए। ये भी काम की बात नहीं है। इसके नेक्स्ट लाइन से शुरू होती है हमारे काम की बात, कि इस कुटी का द्वार, जो आप कुटी बना रहे हो ना जनताक सुएद की, उसका द्वार किधर होगा, ये देखो, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर। यहां से याद रखना आपको। तो उसका द्वार किधर होगा, पूर्व में या उत्तर में। एक और बात याद रखो, हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे तो मैक्सिमम जगह आपको यही 2 डायरेक्शन मिलेंगी। ये दोनों डायरेक्शन अच्छी मानी गई हैं जितने भी कार्य हैं उनके लिए, पूर्व और उत्तर। तो याद रखना, तुक्का लगाना हो तो इन्हीं के साथ जाना है। ऊंचाई कितनी होती है जो इसकी दीवारें होती हैं, तो 16 रत्नी दीवारों की ऊंचाई है। 16 रत्नी याद रखना, इस पे भी सवाल है। इसमें अनेक वातायन होता है, मतलब बहुत सारे झरोखे हैं, विंडोज हैं कह लो, अनेक वातायन। चारों ओर एक अरत्नी ऊंचाई की पिंडिका या चबूतरा बना होता है, तो अंदर बैठने के लिए कह लो एक चारों तरफ स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1 अरत्नी। ठीक है, आप वहां बैठ जाओगे, वो चैम्बर है उसमें बीच में फायर है, और आप कोने में चारों तरफ वो बनी हुई है बैठने के लिए, चबूतरा बना हुआ है, तो उसके ऊपर बैठ जाओगे। ऐसे स्वेदन होता है इसके अंदर। बीच में जो अंगार कोष्ठक बना हुआ है, उसकी ऊंचाई बता रहे हैं, जिसके अंदर कोयले भरे हुए हैं ना, जो जल रहे हैं। चतुष्किष्कु, श्लोक का शब्द भी याद रखना, और हिंदी इन्होंने इसकी लिखी है 4 हाथ। दोनों तरीके से सवाल आ चुका है। चतुष्किष्क ऐसा भी दे चुका है, ठीक है, चतुष्किष्कु जो देख पा रहे हो आप, या फिर 4 हाथ, दोनों शब्दों को याद रखोगे। ठीक है। एक और बात है इसमें, ये भी लिख सकते हो पुरुष प्रमाण, ये भी लिख सकते हो सामने, कि पुरुष की ऊंचाई लगभग इतनी होती है, एक जनरल पुरुष प्रमाण, 4 हाथ। ठीक है, आगे चलेंगे। इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, जाहिर सी बात है, अंदर आग है, कोयले जल रहे हैं, तो उनकी बाहर हीट आनी चाहिए, तो उसके लिए इसके अंदर छिद्र होते हैं बहुत सारे। प्लस जो कोयला जलाते हैं वो खदिर अश्वकर्ण आदि, तो उनकी लकड़ी जलाई जाती है। तो खदिर अश्वकर्ण आदि के कास्ट का इस्तेमाल करते हैं जलाने में। मैं फिर बोल रहा हूँ। अच्छा, ये तो आपको याद ही होगा, किस मौसम में कराते हैं, किस ऋतु के अंदर कराते हैं चिंतक श्वेत, बोलो। हेमंत 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 ऋतु में, क्लियर। हेमंत तो याद ऋतु। रख, ठीक है बेटा। तो पूर्व या उत्तर दिशा में 16 रत्नी ऊंचाई है दीवारों की, बीच में एक रत्नी का चबूतरा है बैठने के लिए। एक चतुष्किष्कु प्रमाण या 4 हाथ या पुरुष प्रमाण का एक बीच में अंगार कोष्ठक रखा हुआ है, जिसके अंदर खदिर अश्वगण की लकड़ियां जलाई जा रही हैं। कह रहे हैं कि एक मुहूर्त आप पेशेंट को अंदर भेजते हो, उसके बाद किंचित उष्ण जल से स्नान करा देते हो। ठीक है, आगे चलिए। एक करशु स्वेद बता रखा है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। करशु स्वेद, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो होता है वो करशु स्वेद के अंदर होता है, याद रखेंगे इस बात को भी। और एक कुटी स्वेद बताया है, वो सबसे रूक्ष स्वेद है, कुटी स्वेद। उसमें वातायन नहीं होते अंदर। तो कुटी स्वेद रूक्षतम स्वेद होता है, करशु स्वेद मैक्सिमम टेम्परेचर वाला है। तो लिखा भी है देखो, वृत्ताकारम आलोचनाम, अगले पेज पे लिखा है इसका पॉइंट कुटी स्वेद का, कि इसके अंदर लोचन नहीं होते, मतलब झरोखे नहीं होते बिल्कुल भी। एक कुंभी स्वेद है, उसमें कुंभी का आधा या तीसरा भाग भूमि में गाड़ देते हैं, कोई जरूरी नहीं। फिर एक कूप स्वेद लिखा हुआ है, तो शयन विस्तार से 2 गुना गहरा कुआ, जितना सोते हैं जो लंबाई होती है चारपाई के, उससे 2 गुना गहरा गड्ढा खोद देते हैं, उसमें कोयले वगैरह भर देते हैं, अगेन जरूरी नहीं है। सुश्रुत ने करशु और कूप स्वेद का उल्लेख नहीं किया, ठीक है, कोई जरूरी बात है, नहीं है ये। अगला जरूरी पॉइंट ये है हमारा, कि निराग्नि स्वेद की संख्या कितनी होती है, 10। आपको 10 के 10 नाम याद हो तो बेहतर है। तो व्यायाम, उष्ण सदन, गुरु प्रवर्णम, शुद्धा, बहुपानम, भय, क्रोध, उपनाह, हाहव और आतप। ठीक है, व्यायाम करना, उष्ण सदन यानी आपके घर में ही ऐसा हो, आपका घर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए। गुरु प्रवारणम, तो उष्ण गर्म कपड़ा उड़ा दिया कोई,
क्षुधा, भूख लगने पे भी, तो ये ध्यान रखोगे, क्षुधा भी निराग्नि स्वेद का टाइप है। लोग बहुत भूखे होते हैं तो देखा होगा, स्वेटिंग होती है, कमजोर से लगता है ना। बहुपानम, अत्यधिक मात्रा में आपने कुछ खा लिया या फिर ड्रिंक कर लिया है, ड्रिंक के लिए मैंने, तो उससे भी लोगों के चेहरे पे देखोगे स्वेटिंग होने लगती है। डर से भी, क्रोध की वजह से भी ऐसा होता है। फिर उपनाह स्वेद, उपनाह देख पा रहे हो बेटा, यहाँ लिख लो उपनाह के बारे में एक दो पॉइंट लिखोगे। लिखो उपनाह स्वेद, तो चरक लिखोगे सामने, तो देख ही पा रहे हो किस में रखा है, निराग्नि। ठीक है, चरक ने इसको निराग्नि स्वेद कहा है उपनाह को। नेक्स्ट लिखो सुश्रुत, सुश्रुत लिखो साग्नि, सुश्रुत साग्नि। और नेक्स्ट लिखेंगे चक्रपाणी और वाग्भट, निराग्नि साग्नि बोथ। सुश्रुत ने कहा साग्नि, सा से सुश्रुत, सा साग्नि, सा से साग्नि। समझ गए, तो यहां भी हमारी वो ट्रिक काम करती है। तो सुश्रुत साग्नि और चरक निराग्नि, वाग्भट और चक्रपाणी, निराग्नि साग्नि बोथ। क्लियर है? आगे देखिए। ठीक है, तो उपनाह की बात हो गई। फिर एक कह रहे हैं हाहव, हाहव कहते हैं लड़ाई झगड़ा, युद्ध जब होता है ना, तो युद्ध के नाम से लोगों को डर लगता है एक तरीके से कह लो, या शूरता कई बार होती है, तो उसकी वजह से, शौर्य की वजह से भी वो स्वेटिंग होने लगती है। और आतप, मतलब सीधा आप धूप में चले गए, अग्नि का इस्तेमाल नहीं किया, सीधा धूप में चले गए, तो वो भी एक तरीका है। तो याद रखना, शुदा कोई रख के दे दे इन जनरल, किसी को अगर याद नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है, माइंड में नहीं बैठा हुआ है, तो आपको लगेगा शायद ये नहीं होगा टाइप, रख के पूछ लेगा इनमें से कौन सा निराग्नि श्वेत का प्रकार नहीं है, तो भूख कौन सोचेगा, नहीं पढ़ा अगर आपने अच्छे से। आगे चलेंगे, इस चैप्टर के अंदर स्वेदन के त्रिविध द्वंद्व का उल्लेख है। ठीक है, तो सवाल पूछा जाता है, किस आचार्य ने षट स्वेद या फिर स्वेदन के त्रिविध द्वंद्व का उल्लेख किया है, तो आचार्य चरक ने किया है। तो ये षट स्वेद या त्रिविध द्वंद्व क्या है, तो देख लोगे, एकांग सर्वांग स्वेद, है ना, किसी एक अंग का या पूरे शरीर का। स्निग्ध और रूक्ष स्वेद, इसी तरह साग्नि और निराग्नि स्वेद। तो षट स्वेद है ये, या फिर त्रिविध द्वंद्व है स्वेदन के, बिल्कुल याद रखेंगे। स्वेदन के बाद उस दिन व्यायाम नहीं करना है। आरती, व्यायाम हो गया है, तो पहले तो यह है कि कितना करना है व्यायाम, और दूसरा यह है पहचान क्या है। सर एक्सेस सेटिंग होती है सर। कितना कराते हैं पहले तो ये बताओ, स्वेदन कितना कितना कराना करना है व्यायाम। 30 तक कराते हैं सर। अर्धबल, अर्धबल। ठीक है। और पहचान बताया, क्या बताया आपने, स्वेटिंग होने लगती है, और लला सर। सर नहीं हृदय स्थित मुझे वायु, सही सुना रहे हो बेटा, हृदय स्थित वायु मुख से बाहर आने लगती है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही बता रहे हो आप, परेशान नहीं हो। आगे देखोगे, चलो। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 15, चरक सूत्र 15, उपकल्पनीय अध्याय। देखो अब तक जो बातें चल रही थी वो रूल्स चल रहे थे, है ना, तो बेसिक कह लो कि आ, सिद्धांत आप पढ़ रहे थे, चीजें कैसे कैसे होती हैं, दर्शन वाला पार्ट था। अब यहाँ से थोड़ा सा जो है आपका वो एग्जैक्ट चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जो आप देखोगे या जानते हो जिन चीजों को, वो चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ से पेशेंट की बात होगी पहली बार। आपको इतिहास में पढ़ाया होगा मैंने, आकांक्षा, चरक संहिता में भेषजागार का उल्लेख कहाँ पे है, भेषजागार, चरक कल्प एक भी। कल्प एक के अंदर। सूतिकागार का उल्लेख कहाँ है, चरक सारी रात। शारीराट। और आतुरालय का उल्लेख कहाँ है, आतुरालय सरी चरक सूत्र 15। है ना, तो लिखा हुआ है, देख लो, पहले पॉइंट यही है। तो दोनों तरीके से आप जवाब दे सकते थे, देख के भी और याद पुराना है तो उसके आधार पे भी। तो चरक, आतुरालय, चरक सूत्र 15 यानी इस चैप्टर के अंदर, कुमारागार सूतिकागार का उल्लेख शारीराट के अंदर, और भेषजागार का उल्लेख कल्प एक के अंदर। सब में एक शब्द आया है कि निवात प्रवात एक देश, ऐसी जगह बनाना चाहिए, फिक्स जगह हो, डायरेक्ट एयर ना आती हो, पूर्व दिशा की हवा ना आती हो, देखेंगे इसको भी। सम्यक प्रयोग निमित्ता ही सर्व कर्मणाम सिद्धिरिष्टा, कह रहे हैं सम्यक प्रयोग आपने किया है, इसी के अधीन है कि आपके कार्य सफल होंगे या नहीं होंगे। यही मुझे बता देंगे आकाश, युक्ति किसके ऊपर डिपेंड करती है, युक्ति। अभी वाले पेज पे। हाँ बता, नहीं, और कोई,
मात्रा और ठीक है, मात्रा काल आश्रय युक्ति। ठीक है, तो सवाल आ चुका है, याद रखना इसको भी। खैर यहाँ देख लोगे, यहाँ भी कुछ ऐसी बात है कि सम्यक प्रयोग निमित्ता ही सर्व कर्मणाम सिद्धिरिष्टा की। सम्यक प्रयोग आप करते हो नहीं करते हो चीजों का, उसी के अधीन हमारे सारे कर्मों की सिद्धि होती है। और व्यापद असम्यक प्रयोग निमित्ता कि जो व्यापद होता है, व्यापद यानी कॉम्प्लिकेशंस, वो क्यों होते हैं? जब ठीक से यूज नहीं करते आप चीजों को। ठीक, अब देखते हैं आगे। तो इसी रेफरेंस में बात हुई है कि आप जब वमन करा रहे हो या विरेचन करा रहे हो पेशेंट को, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सम्यक यूज कर रहे हो चीजों का या नहीं कर रहे हो। तो वमन कब कराना है पहले देख लेंगे। तो सुखोषितम सुप्रजिण भक्तम, यानी व्यक्ति सुखपूर्वक सो के उठ चुका है सुबह, उसका रात्रि का खाया हुआ जो आहार है वो जीर्ण हो चुका है। ठीक है, यही बता देंगे मुझे सोनल। सोनल बेटा, संशमन के लिए कौन सा स्नेह प्रयोग करते हैं और कब प्रयोग करते हैं चरक के अनुसार? शमन के लिए सर मध्यम मात्रा। और कब देते हैं? मतलब अंतकाल में। सबको ऐसा लगता है? जो जवाब दिया सोनल ने सही दिया। प्रधान मात्रा, प्रधान मात्रा से। ठीक है, मात्रा से तो संशमन में मात्रा। प्रधान मात्रा देता है। माइक ऑफ कर लोगे? और बेटा मेरे ठीक है, और कब देते हैं? आहार्य ऐसे जीर्ण नहीं देते बेटा, वो तो उसके लिए देते हैं, संशोधन के लिए। ये बात तो सेकंड पार्ट ठीक, सेकंड पार्ट ठीक है। अन्न काले प्रकांक्षिता, ठीक है, माइक ऑफ कर लोगे? तो अन्न काले प्रकांक्षिता भोजन के समय भूख लगने पे। और दूसरी बात है कि कौन सी मात्रा दी जाती है? प्रधान मात्रा देते हैं संशमन के लिए। अगली बात मैं बेटा कई बार बोल चुका हूँ कि मुझे सबके कैमरा ऑन चाहिए, कैमरा ऑफ हो रहे हैं, ये बार बार हो रही है चीज। मैं आज बिल्कुल अपनी साइड से लास्ट कर रहा हूँ कि मुझे कैमरा ऑन चाहिए। ठीक है, बाद में यही बात आ जाएगी लास्ट में आके कि हाँ ये जो लोग हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे देखना है क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो ना, तो इसमें क्या कैमरा ऑफ रखना है? पढ़ाई कर रहे हो, बार बार कैमरा ऑफ कर लेते हो आप लोग, इतनी बार बताया मैंने आपको। देखो आगे, तो वमन कर्म सुखोषितम सुप्रजीर्ण भक्तम। ठीक है, कि सुखपूर्वक व्यक्ति सो के उठा है, उसका खाया हुआ भोजन जीर्ण हो चुका है। स्नातम अनुलिप्त गात्रम, कि स्नान कर लिया, स्नान करने के बाद शरीर पर लेप वगैरह जो है लगा लिए। ठीक है, मधु मधुक सैंधव फाणित उपेताम मदन फल कषाय मात्राम, तो मदन फल का प्रयोग कराना है। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। शिवांशी, सवाल ही करते हैं। शिवांशी यस सर। बेटा बताओगे किस द्रव्य का गुण है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ सवाल है ना? माइक ऑन रखोगे, लगातार जवाब दोगे मेरे सवालों का। जी निसंशय करणाम क्या है? सर, एक तो वो है, वैद के गुण है, वैद का ठीक है, वैद का लक्षण है। वैद्य समूह निसंशय करणाम, हाँ, करेक्ट है। वैद्य समूह नाम। हाँ ठीक है बेटा, नेक्स्ट बताओगे याप्या नाम, किसकी व्याधि याप्या होते हैं? सर, ज्ञाप्य नाम हम्म, वृद्ध। व्रत की। ठीक है, माइक ऑफ कर लोगे? सुमित, सुमित पुष्टिकरणम। जी सर, जी सर। पुष्टिकरणम क्या है? एक मिनट सर, ये अग्रे से है ना सर? हाँ अग्रे से ही है, सवाल के जवाब जहां देने अग्रे से ही देने। हेलो। हाँ अग्रे से ही है सुमित। और कोई बोलो। निवृत्ति। निवृत्ति, दो है सर। ठीक है। महेश, जी सर। व्यय स्थापना नाम। सर आमला की व्यवस्था। हाँ। आमलक। नेक्स्ट बताओगे, ये क्या है? ग्रहणी दोष, शोफ, अर्श, घृत व्यापक प्रश्मना नाम। यानी दोष तो ग्रहणी दोष, सर ये शोफ, है अर्श। क्रमज्ञान मास। सबको ऐसे लगता है? नहीं सर। चित्र। और कोई? बेटा तक्र अभ्यास है, आपको बताया तक्र जो होता सर है सॉरी, वैसे टक्कर भी अभ्यास। स्नेह के अगेंस्ट काम करेगा, तक्र रूक्ष होता है। ठीक है, माइक ऑफ कर जी लोगे? जी हाँ सर। ठीक है बेटा, मेरी बात बहुत बिल्कुल स्ट्रिक्ट शब्दों में सब समझ लोगे। मुझे हर हाल में, सेकंड सेशन अभी चलेगा, कैमरा ऑन चाहिए, है ना? बिल्कुल कैमरा किसी का ऑफ नहीं होगा।
आप लोग खुद महसूस कर लोगे, कैमरा ऑफ जो लोग करते हैं, आप लोग कुछ और कामों में व्यस्त हो, है ना, किसी भी कारण से, कितना भी जरूरी काम है, लेकिन क्लास के टाइम पे सिर्फ क्लास। ठीक है, मैंने पहले भी कहा आपसे, और ये बहुत नुकसानदेह की चीज है आपको। और बाद में समझे अगर ये चीज आप महीने 1.5 महीने के बाद, तो कोई फायदा नहीं है उसे समझने का। आज समझ लो ये बात कि कैमरा आपका ऑन चाहिए। मैं देख रहा होता हूँ आपको हमेशा, आप क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कैमरा ऑफ नहीं करोगे बिल्कुल भी। सेशन फिलहाल ये फिनिश हो रहा है, सेकंड सेशन 5 मिनट्स के बाद शुरू करेंगे दूसरी आईडी से, तो वो ज्वाइन करो 5 मिनट के बाद। ठीक है, थैंक यू। कहना नहीं पड़े मुझे बार बार ये बात।